पढ़ना है वो यही पढ़ना है कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की कितनी थ्योरी थी, किसने किसने दिया था, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इवोल्यूशन किसने दिया था, फादर ऑफ इवोल्यूशन? सबसे ज्यादा इवोल्यूशन पे काम किसने किया है? डार्विन। और आधा घंटा हो जाए तब बोलो सब लोग। ठीक है, वही कह रहा कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारी थ्योरीज थी। आप लोगों ने सुना होगा लैमार्क का, डार्विन का, ठीक है। और आगे जब बढ़ते हैं तो बीजमैन एक साइंटिस्ट है, उन्होंने, फिर टीएच मॉर्गन है, उन्होंने सबने जो म्यूटेशन पे काम किया, जो बायोलॉजिकल एविडेंसेस पे काम किया, बायोलॉजिकल स्पीसीज पे काम किया, वो सारी चीजें इसी में पढ़नी है हम लोगों को कि थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ था। कह रहा कौन किसने दिया था थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन? कह रहा कि सबसे पहले अगर हम पढ़ते हैं तो किसकी पढ़ते हैं? लैमार्क का। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था? परपोज किया था। परपोज्ड, किसका? थ्योरी का परपोजल दिया था इन्होंने। कौन सा थ्योरी? इवोल्यूशन का। ठीक है, किसने परपोज किया? लैमार्क ने। लैमार्क ने कहा क्या? लैमार्क ने इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक बुक लिखी थी, जिस बुक का क्या नाम था? उनके बुक का नाम फिलॉसफी जोलॉजिक। ठीक है, ये उनके बुक का नाम है। यहीं से आता है कि जो बुक लिखा था किसने? लैमार्क ने। उस बुक का नाम क्या है? फिलॉसफी। और क्या है? ये पूछा जाता है अक्सर। ये किसने लिखा था बुक को? लैमार्क ने। ठीक है, डार्विन का कौन सा था? डार्विन ने कुछ बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो उन्होंने ये चीज दी थी, किसने दिया था? लैमार्क ने। उनके बुक का नाम था फिलॉसफिक जोलॉजिक। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि इसके अंदर इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस से, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से। इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या हुआ? कि जो एडॉप्टेशन हुए इन्वायरमेंट में, जैसे कहीं पे कोल्ड है, किसी इन्वायरमेंट में अगर आप देखेंगे तो क्या है? कहीं का मौसम ठंडा है, कहीं पे क्या है, कहीं पे अगर आप देखेंगे तो टेम्परेचर ज्यादा है, बहुत सारी चीजें आपने देखा इस तरीके से। तो ये इन्वायरमेंट, उन्होंने क्या कहा था? उस इन्वायरमेंट से क्या हुआ था? इन्फ्लुएंस। आपने क्या देखा था कि एक एंसेस्टर थे, कॉमन एंसेस्टर, उनके ऑफ स्प्रिंग क्या हुआ? अलग अलग हैबिटेट में चले गए, अलग अलग इन्वायरमेंट में चले गए। ठीक है, उनके अंदर क्या? डाइवर्जेंट शो हो गया। ठीक है, वही इसने कहा कि ये सारी चीजें होती हैं, मतलब इन्वायरमेंटल कैरेक्टर की वजह से क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। ये देखिए, ये कह रहे हैं कि इन्वायरमेंट, इस तरीके से इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं। फिर क्या कहा इन्होंने कि यूज और डिसयूज आर्गन। क्या कहा इन्होंने? यूज और डिसयूज, यूज और डिसयूज। किसने कहा? लैमार्क ने कहा कि जिस कोई भी आर्गन है, अगर उसका ज्यादा यूज होगा तो वो परमानेंटली वो चीज रहेगा। ठीक है, और जिस चीज की यूज कम हो जाएगी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी? एक्सटेंड हो जाएगा, विलुप्त तो हो जाएगा। ये किसने सारी चीजें कही? लैमार्क ने। और क्या कहा इन्होंने? ये देखिए, इस तरीके से इन्होंने अपनी चीज दिया था कि अगर आप देखेंगे, किसको? एनिमल को ले लीजिए, जिराफ को। ठीक है, तो इसके नेक देखिए क्या है? धीरे 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 बड़े होते होते चले गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने इसका यूज ज्यादा किया।
पहले पेड़ थे तो पेड़ पे पत्तियां नीचे लगी थी, फिर पेड़ धीरे धीरे क्या हुए, बड़े हुए, पत्तियां ऊपर जाने लगी, तो ये क्या हुआ, अपने गर्दन को और ऊपर करने लगे। ठीक है, तो इन्होंने इस पे दिया था, ये एविडेंस बताया था यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन का। फिर इन्होंने क्या कहा, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। कह रहा है जो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनहेरिटेड होते हैं। मतलब जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वही कहाँ जाएंगे, अगले जनरेशन में। इन्होंने यही कहा कि ये अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वही क्या होंगे, अगले जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे। ये किसका था, लैमार्क का। इन्होंने क्या कहा कि अगर मान लो ये ग्रैंड पेरेंट्स है तो इनके अगले जनरेशन में, और ये वाले कैरेक्टर उनके अगले जनरेशन में चला जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफॉर्म होगा। ये लैमार्क की थ्योरी थी। लेकिन इस थ्योरी को डिसअप्रूव कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो लैमार्क ने थ्योरी बताई है इसका कोई मतलब नहीं है, ये थ्योरी सही नहीं है, इसीलिए क्या किया, इसको डिसअप्रूव कर दिया गया। इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वही थे इंटरनल वाइटल फोर्सेस वाले। ठीक है, इन्होंने क्या कहा था लैमार्क ने कि इंटरनल वाइटल फोर्सेस होते हैं। इंटरनल वाइटल फोर्सेस जब होते हैं तो उनकी बॉडी क्या होती, इंक्रीज होती, बढ़ती, साइज में बड़ी होते हुए चली जाती है। दूसरा इन्होंने कहा था कि इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस होते हैं उसकी वजह से ही क्या होती है, इनके अंदर एडॉप्टेशन आते हैं, उसी से क्या होती है, पूरा इवोल्यूशन हुआ। फिर इन्होंने क्या कहा, यूज एंड डिसयूज वाली बात कही, फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाली बात कही। लेकिन ये सारी चीजें क्या हुई, फ्लॉप हो गई, डिसअप्रूव हो गई। वही कह रहा कि अकॉर्डिंग टू अगर इनके देखा जाए तो जो इन्वायरमेंट है सर्टेन ऑर्गेनिज्म का, यही कह रहा है कि चेंज हो जाता है, और यही फोर्स ऑर्गेनिज्म, सर्टेन ऑर्गेनिज्म कह रहा है कि ऑर्गन और डिसयूज सारी चीजें वही बताई कि अगर इन्वायरमेंट में जाएंगे तो कैसा होगा, अगर कोई चीज यूज कर रहे हैं तो उसका वो चीज परमानेंट रहेगी, अगर नहीं कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, वो एक्सटेंड हो जाएगी। लेकिन इसका ऐसा इवोल्यूशन से कोई लेना देना ही नहीं है। तो क्या हुआ, इनकी थ्योरी यहीं पे डिसअप्रूव कर गई। इन्होंने क्या कहा कि जो ऑर्गन है अगर इसका यूज किया जाए, कितना ज्यादा, बहुत ज्यादा यूज किया जाए इस ऑर्गन का, ठीक है, तो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा वो ऑर्गन। वो ऑर्गन क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर जो यूज नहीं किया जाएगा कंटिन्यूअसली, वो क्या हो जाएगा, डिजेनरेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आदमी तो और बड़ा होता चला जाता। हाथ से पूरे दिन कुछ ना कुछ कर, उसके हाथ तो पता चलता कि उसके बॉडी से भी बड़ा हो गया। ठीक है, इसीलिए क्या हुआ था, इनको थ्योरी जो थी डिसअप्रूव कर दी गई। इन्होंने क्या कहा, जो कैरेक्टर हैं जो डेवलप हुए हैं ड्यूरिंग का लाइफ टाइम ऑर्गेनिज्म के, इसी को क्या कहा इन्होंने, एक्वायर्ड कैरेक्टर। कह रहा है कि जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, जो डेवलपमेंट हुए हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर, उनके लाइफ टाइम वही क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, मतलब वही ट्रांसफर होंगे। एक्वायर्ड कैरेक्टर जो है, इन्होंने क्या कहा कि इनहेरिटेड है। इनका कहने का मतलब था कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, वो क्या है, इनहेरिटेड है, मतलब अगले जनरेशन में जाएंगे। आप लोगों ने एक चीज सुनी होगी इससे बाद में कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, रैट पे काम किया था, पढ़ा होगा, उसका पूंछ काट दिया करते थे वो बार बार, उसके पूंछ को क्या कर देते थे, कट कर देते थे। उन्होंने 22 जनरेशन तक ये काम किया, लेकिन जितने भी रैट पैदा हुए, जितने भी माइस आए, सब में क्या था, टेल लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि जो सोमेटिक होते हैं, जो सोमा वाली बॉडी वाले होते हैं, वो कैरेक्टर ट्रांसफर नहीं होते हैं, जो जर्मप्लाज्म वाले होते हैं वो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं। तो यहाँ पे बस यही जानना है कि जो इनहेरिटेड थे वही
इन्होंने बताया था कि वो क्या है, एक्वायर्ड कैरेक्टर है, इनहेरिटेड होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। इन्होंने कहा एक्वायर्ड कैरेक्टर यही पास होते हैं वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ये सारी बातें कौन कर रहे हैं, लैमार्क। कह रहा है इन्होंने क्या देखा कि अगर इलांगेशन ऑफ नेक है, उनका नेक क्या है, इलांगेट कर गया है, बड़ा हो गया है। फोरलिम्ब अगर देखा जाए जिराफ का तो ये भी बड़ा हो गया, क्यों, क्योंकि उसका यूज कर रहे हैं। फिर इन्होंने कहा कि अगर अब्सेंस ऑफ लिम्स देखा जाए, किसका, सांप का, तो वो क्या है, डिसयूज है। जिराफ का इन्होंने नेक बताया था और स्नेक का क्या बताया, लिम्ब बताया। ये इन्होंने अपना एविडेंस दिया कि अगर इनका आर्गन यूज हो रहा है इसीलिए ये क्या हो गए, बड़े हो गए, और इनका ये आर्गन लिम्ब नहीं यूज हो रहा था इसीलिए क्या हुआ, वो डीजनरेट हो गया। ये देखिए, ये छोटा था इसका नेक, देखिए आगे चल करके ये देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ता हुआ चला जा रहा है। ये इन्होंने इसी को क्या कहा, यूज। ऑब्जेक्शन आ गया, साइंटिस्टों ने क्या किया, ऑब्जेक्शन किया कि जो चीजें आपने कही कि यूज एंड डिसयूज हमारा है, इन्वायरमेंटल कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर हमारे हैं, और वाइटल फोर्सेस वाले हैं, जो आपने 4 कॉन्सेप्ट दिए थे, वो सारी चीजें पे हमें ऑब्जेक्शन है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो मेन ऑब्जेक्शन था लैमार्क का, वो किसने किया था, बीजमैन ने। बीजमैन ये साइंटिस्ट है, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया किसके, लैमार्क के इवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट को। किसने किया, बीजमैन ने। ये है साइंटिस्ट, इन्होंने ऑब्जेक्शन किया। फिर आगे इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, राइट पे। किस पे किया, राइट पे। रेड पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और प्रपोज किया, कहा कि अगर बॉडी अगर देखा जाए सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है, लेकिन कैसे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर उनकी बॉडी अगर देखें तो किससे प्रोसेस होती है, दो, एक तो सोमैटोप्लाज्म में और दूसरा क्या है, जर्मोप्लाज्म में। सोमैटोप्लाज्म का मतलब, सोमा मतलब बॉडी, ठीक है, सोमा मतलब बॉडी, जो एक्वायर्ड कैरेक्टर आते हैं। कह रहा इनकी जो थी बॉडी वाली, कौन वाली, बॉडी, और जर्म का मतलब रिप्रोडक्टिव सेल, जो रिप्रोड्यूस करते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चीजें ट्रांसफर होती हैं। इसमें क्या है, रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव का मतलब जर्मोप्लाज्म से, और सोमैटोप्लाज्म का मतलब बॉडी सेल्स जो होती है। इन्होंने यही एक एक्सपेरिमेंट किया। किसने किया, बीजमैन ने। इन्होंने क्या किया, 2 चूहा लिया, 2 चूहे ले लिए इन्होंने, ठीक है। उन्होंने क्या किया, कट कर दिया। क्या कट किया, उसके पूंछ को इन्होंने क्या कर दिया, कट कर दिया। बीजमैन ने क्या किया, 2 चूहा लिया, 2 चूहों के बीच का क्या किया, पूंछ उसने कट करके, ठीक है, उनको क्या किया, एक दूसरे से क्रॉस कराया। क्रॉसिंग भी कटे हुए पूंछ वाले चूहे से ही करवाया इन्होंने। उन्होंने कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है रैट का, वो ऑब्जर्व होना चाहिए किसमें, प्रोजेनी में, क्योंकि लैमार्क ने यही कहा था कि एक्वायर्ड कैरेक्टर क्या है, ट्रांसफर हो जाते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इन्होंने क्या किया, इसको कहा कि ये जो टेल कट हुआ है, जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग करवाई है, तो प्रोजेनी में वो कैरेक्टर आने चाहिए। वो कैरेक्टर आने का मतलब कि जब प्रोजेनी पैदा होगी तो उसके टेल क्या हो, कटे हुए हो, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन में गया। तो लेकिन इन्होंने क्या पाया कि जो टेल था प्रोजेनी में ऑलरेडी प्रेजेंट था, कटा हुआ नहीं था। जब ये कट हुआ और इनके बीच में क्या किया, क्रॉसिंग ओवर कराया, जो प्रोजेनी मिली, उसके पास क्या था,
टेल प्रेजेंट था। तो इन्होंने फिर क्या किया, रिपीट किया उस एक्सपेरिमेंट को और रिपीट किया, कटिंग किया उनके टेल को, फिर वही चीज किया, क्रॉसिंग करवाया, ऑब्जर्वेशन किया, किसका, प्रोजेनी का, इसी का। कब तक, 22 जनरेशन तक। 1 2 3 4 नहीं, कितना, 22 जनरेशन तक, 22 जनरेशन तक। लेकिन बीजमैन को क्या फाइंड आउट मिला, कि एक भी चूहा ऐसा नहीं पैदा हुआ जिसके पास टेल ना हो। तो इन्होंने यही कहा कि जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो ट्रांसफर नहीं होते। यही उनका ऑब्जेक्शन था, किसके, लैमार्किनिज्म पे, लैमार्क के थ्योरी पे। इसीलिए इन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि जो सोमैटोप्लाज्म है वो क्या है, वो कैरेक्टर नहीं ट्रांसफर होते हैं, वरना क्या होता, पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं पैदा होता, एथलीट का बच्चा एथलीट नहीं होता, यही तो होता। इसीलिए क्या हुआ, यहां पे ऑब्जेक्शन किया गया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो सोमैटोप्लाज्म है ये बॉडी सेल्स हैं, और जो जर्म प्लाज्म है ये रिप्रोडक्टिव सेल हैं। ऑब्जेक्शन और देखिए, इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चेंजेस मिलते हैं किसमें, सोमैटोप्लाज्म में, तो वो ट्रांसफर नहीं होते हैं नेक्स्ट जनरेशन में। कह रहा कि सोमैटोप्लाज्म वाले जो कैरेक्टर हैं वो चेंज नहीं होंगे किसमें, नेक्स्ट जनरेशन, वरना वही पहलवान का बच्चा पहलवान ही आता। इसीलिए इन्होंने क्या कहा, ऑब्जेक्शन क्यों लगाया, इन्होंने क्या कहा कि जो सोमैटोप्लाज्म है ये कैरेक्टर डिड नॉट ट्रांसफर कहा, इनटू नेक्स्ट। ठीक है, ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। कौन सा, सोमैटोप्लाज्म वाले, सोमैटोप्लाज्म वाले जो कैरेक्टर हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते हैं। ये बात किसने प्रूव करके बताई, किसने बताया, सत्यम, बीजमैन ने। फिर इन्होंने क्या कहा कि हाँ, अगर कोई भी चेंजेज होता है किसे, जर्म प्लाज्म में, दो चीजें हैं, एक तो सोमैटोप्लाज्म था, दूसरा हमारा जर्म प्लाज्म। कह रहा कि अगर जर्म प्लाज्म से चीजें होती हैं तो ये इनहेरिटेड होगा, ये नेक्स्ट जनरेशन तक जाएगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर जर्म प्लाज्म वाली है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, लेकिन सोमैटोप्लाज्म वाला चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी। इन्होंने कहा कि जो जर्म प्लाज्म है ये क्या होगा, ट्रांसफर होगा, कहा, इनटू नेक्स्ट जनरेशन में। नेक्स्ट जनरेशन में ये चीजें ट्रांसफर होगी, किससे, जर्म प्लाज्म वाली, लेकिन सोमैटोप्लाज्म वाली नहीं होगी। ये चीज इन्होंने बताई थी। एग्जाम्पल देखिए, इन्होंने यही चीज कहा कि अगर किसी के पास अच्छा खासा मसल्स है, बॉडी है उसके पास, ठीक है, जैसे एथलीट्स है, तो ये इनहेरिटेड नहीं है कि उसके चिल्ड्रन में वो चीज ट्रांसफर हो जाए, ये चीज उसके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होती है। ये देखिए एथलीट है, वरना ऐसे बच्चा पैदा होता, उसको प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर कह रहा कि अगर आप देखें जो लड़कियां अपना कान छेदाती हैं, ठीक है, एयर पिन्ना में जो वेयरिंग करती हैं, महंगे महंगे गहने पहनती हैं उसमें, ठीक है, ये भी क्या है, इनहेरिटेड नहीं। वरना क्या होता, जितनी लड़कियां पैदा होती सारी की सारी क्या होती, कान छेदा होता, पहले से होता, हो सकता गहना पहन करके आती। ये देखिए, ये यही है पिन्ना, ये जो पिन कराया इन्होंने, ठीक है। तो इन्होंने यही चीज प्रूफ करके बताया कि ऐसा नहीं है।
ये किससे है सारी चीजें? ये सारी चीजें किससे है? सोमेटोप्लाज्म की है कैरेक्टर। जर्मोप्लाज्म की होती तो वो चीजें ट्रांसफर हो जाती। अब लैमार्किनिज्म हो गया, अब आया क्या? न्यू लैमार्किनिज्म। ठीक है, इन्होंने क्या कहा सुनिए। इन्होंने क्या किया? कंट्रीब्यूशन किया किसके? लैमार्क वाले में। ठीक है, इन्होंने सारी चीजें क्या देखी? क्या कहा कि ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस होना चाहिए, धीरे धीरे। कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन का, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन किसने दिया था पहली बार? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन किसने दिया था? कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन वाज गिवन बाय, किसने दिया इसको? आप जाएंगे कहाँ? जब आप बायोलॉजी उठाएंगे, पहला चैप्टर खोलेंगे किसका? 11th का। 11th का पहला चैप्टर का नाम लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड का जैसे पहले पेज खोलेंगे पहला चैप्टर का, उसी के ऊपर एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में पूरी चीजें दी हुई है। जब आप वहां पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन। आप उसमें देखिए, उस साइंटिस्ट का नाम है अर्नेस्ट मेयर। उसी में आपको मिलेगा ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, उन्हीं को कहा गया था। 1904 में पैदा हुए थे, 2004 में मरे थे। उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था, कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी को। 100 साल जिए थे, और 100 साइंटिस्ट की अगर वर्ल्ड वाइड लिस्ट बनती तब भी उनका नाम रहता। ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी, 3 प्राइज उन्हें मिला था। बाल्जन प्राइज था, इंटरनेशनल बायोलॉजी था, और एक उनके पास था क्रेफोर्ड प्राइज। 3 प्राइज था। ये आप देखेंगे, जो हम पहला लेक्चर पढ़ाए थे तभी बताए थे आप लोग। तो उन्होंने ये हुआ था कि इवैल्यूएशन का कौन कॉन्सेप्ट देगा, तो इन्होंने ये बताया था। फिर इन्होंने क्या किया कि जो लैमार्क का था, न्यू लैमार्किनिज्म इसी को कहा गया। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने बताया कोप, ये 3-4 साइंटिस्ट हैं, मिलकर के इन्होंने देखा कि जो लैमार्क ने कहा था वो सारी चीजें क्या थी? बेकार थी। बस ऐसे उन्होंने बोल दिया था। ठीक है, स्पेंसर करा कि लैमार्किनिज्म ने जो कंसीडर किया था, उन्होंने क्या किया? एडॉप्टेशन और इन्वर्सल। इन्होंने क्या कहा था कि जो एडॉप्टेशन है यही क्या है? यूनिवर्सल है। मतलब इन्वायरमेंटल जो चीजें थी उसी से क्या हुआ था? एडॉप्टेशन हुआ था। मतलब उसकी हैबिटेट क्या है, कहाँ पे रह रहा है, उसकी नीड क्या है, क्या क्या उसको जरूरत है। ठीक है, और उसमें एडॉप्टेशन कैसे कैसे होगा, क्या है, जहाँ पे ठंडा है कि गर्म है। ठीक है, कहीं पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, कहीं पे गर्मी बहुत तेज है, तो वो चीज़ है। उन्होंने कहा उसी से एडॉप्टेशन होता है। फिर इन्होंने कहा कि जो ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है न्यू स्ट्रक्चर्स, कह रहा ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? नया स्ट्रक्चर जो एक्वायर करेगा वही क्या है? एडॉप्टेशन है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके पास आप कोई नया कैरेक्टर देखते हैं तो उसी को क्या कहा जाएगा कि उसका क्या है? एडॉप्टेशन है। अभी हम आपको ऐसे देखते हैं, 10 दिन बाद फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, क्या होगा? आप गर्म कपड़े पहन के आना शुरू कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? आपका एडॉप्टेशन। कह रहा इन्होंने क्या किया? चेंज इन्वायरमेंटल कंडीशन। इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से इन्होंने क्या किया? अपने आप को चेंज कर लिया। इन्होंने क्या किया? इन्वायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लिया।
जैसे इन्वायरमेंट अब ठंडा का आ रहा है, तो अब क्या होगा, धीरे धीरे लोग अपने आप को चेंज करेंगे। जो हीरो बन के आते हैं टी शर्ट पहन के, वो क्या करेंगे, फुल पहन करके आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो वही है, किसके वजह से होगा, चेंज ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन जैसे बदलेगी वैसे फिर आएगा ये जमाना लौट करके गर्मी का, फिर वही चीज में दिखेंगे हम लोग। तो वही कह रहा है कि अगर आप देखेंगे जो एक्सटर्नल कंडीशन होती है, स्टिमुलेट करती है, उसी स्टिमुलेट का मतलब स्टिमुलाई जो है हमारी, स्टिमुलाई जो होती है, जो बाहर वाले एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कह रहा है इसी से क्या होता है, सोमैटिक सेल मतलब बॉडी वाले सेल पे ही क्या होती है, प्रोड्यूस करती हैं सर्टेन, इसी को क्या कहा जाता है, सेक्रेशन। कह रहा अगर आगे और देखें, जो सेक्स सेल्स हैं यही क्या होती हैं, ब्लड में ट्रांसफर हो जाती हैं। ये चीजें क्या होंगी, आपके साथ ब्लड में ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन अगर सोमाटोप्लाज्म वाली देखें तो वो चीजें कहाँ, वहीं पे रहती हैं, वो दूसरे जनरेशन तक नहीं जाती हैं। लेकिन जर्म प्लाज्म वाली चीजें दूसरे जनरेशन तक जाती हैं। कह रहा है कि इसी वेरिएशन को हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेड। मतलब ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन है, आपके पेरेंटल से आ रहे हैं, एडॉप्टेशन से नहीं आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, पेरेंटल से आ रहे हैं। यही क्या है, इनहेरिटेड है। इनहेरिटेड का मतलब ये होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाना। एक साइंटिस्ट और आगे, कामारेन, इन्होंने भी ऑब्जर्व किया, क्या देखा कि जो डेवलपमेंट होता है नॉर्मल आइज ऑफ स्किन कलर का, कह रहे हैं इन्होंने क्या देखा, एक ऑब्जर्व किया कि अगर किसी भी चीज का नॉर्मल आई हो, ठीक है, और उसका स्किन का कलर, दो चीजें इन्होंने देखी थी। इन्होंने कहा कि अगर किसका हम देखें, सैलमेंडर में, सैलमेंडर देखा है, सैलमेंडर कैसे दिखते हैं, देखा है, नहीं देखा, ये अभी दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। कह रहा है कि इन्होंने किस में देखा, सैलमेंडर में देखा, और किस में देखा, प्रोटिएटस में, ठीक है, इन्होंने इसमें देखा। और यही चीज क्या देखा कि एक्सपोज करती है डे लाइट में। इन्होंने किसको देखा, उसके कलर को देखा, आई को देखा, और स्किन कलर को देखा। किसमें देखा, दो में देखा, एक का नाम सैलमेंडर है, दूसरे का नाम प्रोटियस। ये भी एक इसी की तरीके का दिखेगा आपको, ये देखिए। तो इन्होंने क्या देखा कि उसकी स्किन की कलर और इसके स्किन के कलर, इसके आई की कलर और उसके आई की कलर, दोनों क्या है, अलग अलग दिखते हैं। इसमें देखिए कह रहा है ये एक्सपोज करते हैं कब, डे नाइट में। उसकी कलर कैसी है, बॉडी स्किन की कलर ही ऐसी है कि क्या हो रहा है, अपेयर ही नहीं हो पा रहा है। वही तो बता रहे, ये देखिए कलर की वजह से। कह रहा है कि अगर सोमैटिक कैरेक्टर आप देखेंगे तो ये क्या है, पास हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन तक। ये किसने कहा, न्यू लैमार्किनिज्म ने। अब आगे दूसरे साइंटिस्ट, डार्विन। डार्विन चचा आ गए, जिनका बहुत ज्यादा योगदान है इवोल्यूशन में। इन्होंने क्या किया, दुनिया का भ्रमण करने निकले। कहाँ गए, दुनिया का भ्रमण करने निकले। किस पे बैठे, शिप पे। उस शिप का नाम बताइए। आप बताइए। हाँ, इन्होंने इस शिप पे बैठ करके पूरे दुनिया का भ्रमण करने निकल गए। इन्होंने ही प्रपोज किया था क्या, इवोल्यूशनरी थ्योरी। किसने प्रपोज किया, डार्विन ने। इन्होंने इस शिप पे बैठ करके पूरे दुनिया का भ्रमण करने निकले थे, डार्विन साहब। तो
जो थ्योरी इन्होंने दी थी उस थ्योरी का नाम बताइए। नेचुरल सिलेक्शन। इनके साथ एक साइंटिस्ट और दिए थे, उन्होंने भी दिया था नेचुरल सिलेक्शन, और इसी के बाद एक और थ्योरी दिया था उन्होंने, फिटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, सर्वाइवल फिटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया? डार्विन ने। इन्होंने इस जहाज पे बैठ करके दुनिया का भ्रमण करने गए और इवोल्यूशन थ्योरी को इन्होंने प्रपोज किया। कब किया? ये डेट दिया हुआ है, ये है डार्विन साहब हमारे। जब ये चीजें करने गए तो इनके साथ साथ ये अपना अलग देख रहे थे। एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना अलग किया। एक साइंटिस्ट और थे, वो पहले कर चुके थे। इसमें आप पढ़ेंगे तो 3 साइंटिस्ट आपको मिलेंगे। एक तो डार्विन खुद ही है, लेकिन सबका काम अलग अलग है, एक साथ लोगों ने काम नहीं किया था। ठीक है, इन्होंने सब ने अपना अपना काम अलग किया था, लेकिन कंक्लूजन जो था वो सबका कैसा था? एक ही था, लेकिन सबका काम अलग अलग था। ये साइंटिस्ट थे थॉमस माल्थस। डार्विन जैसे अपना काम कर रहे थे, सेम काम ये भी कर रहे थे, लेकिन उन दोनों लोगों में आपस में कोई बातचीत नहीं हुई थी, ना ही दोनों लोग साथ में काम कर रहे थे। बस वो अपने डायरेक्शन में काम कर रहे थे, अपने डायरेक्शन में काम कर रहे थे। लेकिन बाद में क्या देखा गया कि जो काम डार्विन ने किया, जो माल्थस ने किया, वो काम क्या था? नियर अबाउट सेम ही था। इन्होंने क्या किया? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन किसका है? थॉमस माल्थस का। थॉमस माल्थस ने क्या दिया? प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ये एक और है चार्ल्स। ठीक है, इन्होंने क्या देखा? प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी। एक और साइंटिस्ट आए, इन्होंने क्या देखा? वैरायटीज देखा, जिसका नाम क्या था? अल्फ्रेड रसल वेलेस। हाँ, रसल वेलेस। इनका अल्फ्रेड रसल वेलेस। ठीक है, ये सबने क्या किया? अपना अपना अलग काम किया। इस सबके कामों को जब इन्होंने देखा, किसने? डार्विन ने, तो उससे बहुत ज्यादा क्या हुए? इन्फ्लुएंस हुए। डार्विन ने जब इनके कामों को देखा, सुना और पढ़ा, तो उसके कामों से क्या हुए? बहुत ज्यादा वो इन्फ्लुएंस हुए। कौन? डार्विन। डार्विन ने जो पब्लिश किया था बुक, उस बुक का नाम द ओरिजिन ऑफ। डार्विन के बुक का नाम ओरिजिन ऑफ। डार्विन ने 2 चीजें बताई। ठीक है, 2 चीजें इन्होंने यहां पे बताया, लेकिन सबसे ज्यादा जो वो इनको मिली, वो क्या मिली? नेचुरल सिलेक्शन को। इन्होंने क्या कहा? यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके? इवैल्यूएशन के लिए। यही सबसे ज्यादा नेचुरल सिलेक्शन ही क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? इवैल्यूएशन के लिए। इन्होंने ही बताया था कि इसमें क्या होता है? इवैल्यूएशनरी फोर्स होता है, मतलब नेचुरल सिलेक्शन के लिए। और एक और बताया था इन्होंने, दूसरा उनका नाम था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट एक दिया था और एक नेचुरल सिलेक्शन दिया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड यही है इनका, इसी को किया गया था। इन्होंने इसमें क्या बताया था? ब्रांचिंग डिसेंट में इन्होंने क्या बताया? सिर्फ ये बताया
कि पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन कैसे कैसे हुआ है, पैटर्न ऑफ इवैल्यूएशन। उसमें क्या बताया, इवैल्यूएशनरी फोर्स के बारे में। ये पूरा कॉन्सेप्ट किसने दिया, डार्विन ने। डार्विन का ये देखिए नेचुरल सिलेक्शन किसने दिया, दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय डार्विन। डार्विन की जो थ्योरी थी क्या थी, नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन की थ्योरी थी। डार्विन से जब पूछा गया कि आप कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, किसको, नेचुरल सिलेक्शन को, तो इन्होंने ये कहा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म है, अगर वो अपना पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, मान लीजिए रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या होगा। एक ऑर्गेनिज्म है वो अपना रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो एक टाइम के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि कम होगी कि ज़्यादा होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो इन्होंने कहा था ये आप ठीक करें, ये आपका क्या है, आइडिया है, एक्चुअल में लेकिन ऐसा नहीं होता है। उन्होंने क्या कहा कि ये आपका आइडिया है कि अगर जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोटक हो जाएगा। ये क्या है, आपका आइडियल है, रियलिटी ये नहीं है। रियलिटी ये है कि सारे के सारे जितने भी पैदा हुए हैं, इवैल्यूएशन जिनका जिनका हुआ है, उनके बीच में बहुत सारे फोर्सेस आते हैं, बहुत सारी कंडीशन से क्या करना है, स्ट्रगल करना पड़ेगा, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कुछ चीजें तो सरवाइव भी नहीं कर पाएंगी। ये उन्होंने ही बताया था। कहता अगर किसी नॉर्मल से पूछा जाए तो क्या होगा, वो यही बताएगा कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगा, लेकिन अगर सीजनल फ्लक्चुएशन ना हो तो बहुत ज़्यादा इवैल्यूएशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सरवाइव हो ही नहीं पाएंगे। इन्होंने क्या कहा, इस थ्योरी को किस पे बेस्ड है, इन्होंने क्या कहा कि इसके सेवरल फैक्ट हैं। फिर इन्होंने क्या कहा, उसका ऑब्जर्वेशन देखिए आप, इंटरफेरेंसेस देखिए, इसके कौन कौन चीजें एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरफेयर कर रही हैं। यही है इनका थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, किसका, इन्होंने पहला क्या बताया कि अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाए, किसी भी चीज का अगर क्या हो जाए, ओवर प्रोडक्शन हो जाए, तब क्या होगा। फिर इन्होंने क्या कहा कि अगर कंसिस्टेंसी हो जाए किसकी, पॉपुलेशन की, तब कौन सी कंडीशन आएगी। फिर इन्होंने क्या कहा, स्ट्रगल होती है किसके लिए, एग्जिस्टेंस के लिए। एक स्पीसीज दूसरे स्पीसीज से क्या करेगा, कंपटीशन करेगा, या सेम स्पीसीज भी आपस में क्या करेंगे, कंपटीशन करेंगे, किसके लिए, खाने के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस हो रही है, तो इसमें पहला चीज क्या होगा, इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल। इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल मतलब विद इन द स्पीसीज, स्पीसीज के बीच में एक ही तरह के स्पीसीज में क्या होगी, मारपीट होने लगेगी, स्ट्रगल करे लगेंगे। किसके लिए होती है, यहाँ पे फूड और शेल्टर के लिए। दो बेसिक यहाँ पे हैं, किसके लिए, एक फूड है, दूसरा क्या है, शेल्टर है। फिर इन्होंने क्या कहा कि इंट्रा स्पेसिफिक होगी। फिर आगे इन्होंने क्या कहा, इंटर स्पेसिफिक होगी, मतलब बिटवीन द, यहाँ पे क्या, किसके बीच होगी, विद इन द, और यहाँ पे बिटवीन द। फिर इन्होंने क्या कहा कि जो स्ट्रगल होगी वो किसके बीच होगी, इन्वायरमेंट से। इन सब से जब आप लड़ करके, ठीक है, अपने आप को क्या कर पाओगे, तब जा करके सरवाइव कर पाओगे, अदरवाइज क्या होगा, खत्म, सब डाई हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या कहा, इन्वर्सन अकेरेंस होगा, मतलब वेरिएशन क्या है, कितना वेरिएशन हो रहा है।
फिर इन्होंने क्या कहा, यही जब लास्ट में आएगी तब जा करके नेचर आपको क्या करेगी, सेलेक्ट करेगी कि ठीक है आप अब धरती पे रहो, अब तुम सरवाइव कर सकते हो, इतनी चीजें से आप क्या किए, गुजर करके आ गए, तो आप क्या करोगे, सरवाइव कर जाओगे। फिर कह रहा कि वर्जिन ऑफ स्पीसीज ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, न्यू स्पीसीज जो हमारी आती है। ये सारी चीजें किसने कही, डार्विन कहते हैं। डार्विन ने क्या कहा, ओवर प्रोडक्शन कर दिया जाए, कंसिस्टेंसी अगर हो जाए पॉपुलेशन की, ठीक है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस के लिए और वेरिएशन के लिए, नेचुरल सिलेक्शन के लिए, वर्जिन ऑफ स्पीसीज के लिए, ये सारी कंडीशन से आपको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के आप क्या करेंगे, सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होगा, आप दुनिया छोड़ के चले जाइए। अब कह रहा कि ओवर प्रोडक्शन हो जाता है तब क्या हो जाता है। इन्होंने यही कहा कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो क्या चाहता है कि उसका पॉपुलेशन क्या हो, इंक्रीज करे, और वो क्या करे, लार्ज पॉपुलेशन हो जाए। इन्होंने यही कहा, ये कहा कि आइडियली तो यही होता है, आइडियली तो ये सही है। ये देखिए एक से इतने सारे हैं, ये क्या हुआ, ओवर प्रोडक्शन हो गया ना किसी चीज का। हंसो नहीं बेटा, पढ़ो। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा कि पैरामीशियम, कह रहा ये क्या करता है, बाइनरी फिशन करता है, ठीक है, इसका रेट अगर देखो तो 3-4 टाइम इतने बार ये कर देते हैं एक दिन में ही, तो क्या होगा, इनका प्रोडक्शन क्या होगा, ओवर प्रोडक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा होता चला जाएगा। कह रहा इनका क्या होगा, वैल्यूम ये देखिए 10,000 टाइम्स क्या होगा, इनका जनरेशन बढ़ता हुआ चला जाएगा। इसी को क्या कहा गया, ओवर प्रोडक्शन। जब इतना सारा ये पैदा करेंगे, फूड भी चाहिए, शेल्टर भी चाहिए, उसके लिए क्या होगी, कह रहा ये देखिए सलमान फिश आ गई, ठीक है, कह रहा है कि ये 28 मिलियन एग देती है। सोचो कितना देती है, 28 मिलियन। और स्टार फिश 1 मिलियन एग देती है एक सीजन में। अब इतना मिलियन में एग देंगे, अगर 50% ही उसके सरवाइव हुए, तो 28 का अगर 50% देखा जाए तब भी कितना हुआ, 14 मिलियन एक सीजन में। क्या होगा पॉपुलेशन, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता चला जाएगा, इसीलिए सब मर जाते हैं। ये देखिए दे दिया इन्होंने सलमान फिश ने। कह रहा है यही क्या करता है, इनके लार्वा जो है यही रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसीलिए क्या होगा, कुछ ही जनरेशन में क्या होगा, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन इनकी हो जाएगी। कह रहा कि अगर आप स्लोएस्ट ब्रीडर को देखो, जो मतलब जो बहुत स्लो ब्रीड करते हैं, उनको अगर देखो, जैसे एलिफेंट है, ठीक है, तो कह रहा है ये भी प्रोड्यूस करती कितना, 19 मिलियन, ठीक है, ये भी क्या करेगी इतने जनरेशन में, तब भी क्या करेंगे, एक भी चिक अगर नहीं देती है तब भी क्या होगा, धीरे धीरे उसके भी प्रोडक्शन क्या होंगे, बढ़ते चले जाते हैं। अब कहाँ मिलियन में दे रहे हैं, मिलियन में अगर 50% ही सर्वाइवल हुआ तो क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये हमारे हाथी हैं गणेश भगवान। हाँ भाई, सबका अपना बिलीफ है। कह रहा कि और देखो कंसिस्टेंसी इन पॉपुलेशन, मतलब इतनी कंसिस्टेंसी हो। सर हाथी एक बार में कितने बच्चे देती है? हाँ? एक मतलब एक ही बच्चे देती है ना? हाथी को नहीं देगा बच्चे। उसके साथ 8-10 रहते हैं ना, जब उसमें देते हैं। कह रहा कि अब नॉर्मल इंक्रीज अगर ना देखा जाए, नोटिस किया जाए पॉपुलेशन का,
तो स्पीसीज नेचर जो है ऑफ स्प्रिंग नहीं लार्ज कर पाएगी। ठीक है, ये क्या है, यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। इसीलिए क्या होती है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, ओवर प्रोडक्शन नहीं होता। ओवर प्रोडक्शन हो करके क्या है, उससे कुछ हासिल नहीं होता है। बहुत हो गए, पता चले फूड नहीं मिल रहा है, शेल्टर नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपने आसपास देखिए, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दिए तो किसी बच्चे का ही देखिए क्या होगा, एक अंडरवियर पहना है तो एक बनियाइन पहन के घूम रहा है। दो जोड़ा आता है, खींचेगा एक ऊपर का पहन लेता है। मतलब रियलिटी यही है। खाने में देखिए, किसी को क्वाशरकर रोग हो गया है, हाँ, मल न्यूट्रिशन वाले की कमी नहीं हो जाती है, यही सब तो है। और तो ये हमने कंपेयर कर दिया ह्यूमन बीइंग से, लेकिन यहाँ कंपेयर किया गया है एनिमल से। कुछ बोलते तो तबीयत भी खराब हो जाता है। कह रहा होता क्या है, जो फूड है और रिसोर्सेज हैं ये इंक्रीज नहीं हो पाता है और इनका पॉपुलेशन क्या होगा, इंक्रीज कर जाता है। कह रहा है कि फूड जो है हमारा, मतलब क्या, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस अगर आपके बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो क्या होगा, सर्वाइवल सही है तो सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन रिसोर्सेज नहीं, मान लो फूड थोड़ा सा है, अब इतने लोग उसके लिए मार कर रहे हो, हाँ, जो तगड़ा होगा वो मार पीट करके खा करके अगला सर्वाइव करेगा। लेकिन एक दिन तो ऐसा आएगा कि वो भी खत्म हो जाएगा ना, हाँ। तो इसीलिए रिसोर्सेज का होना जरूरी है। फिर क्या है, स्ट्रगल। कह रहा है कि अब यहाँ लड़ाई हो रही है, एक दूसरे में स्ट्रगल कर रहे हैं। जैसे आप किसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए आप कर रहे हैं। आप किसके लिए कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ किसके लिए हो रही है, जिंदा रहने के लिए। यहाँ जिंदा रहें, कैसे कैसे हम एग्जिस्ट करें। मूवी वाले कुछ और ही दिखाते हैं। कह रहा है यहाँ पे कंपटीशन होता है, किसके लिए, फूड के लिए और शेल्टर के लिए। दो चीजों के लिए यहाँ पे लड़ाई होती है, एक तो भोजन के लिए, दूसरा रहने के लिए। इन दोनों में क्या होगा, इसीलिए एग्जिस्टेंस होती है कि कैसे हम एग्जिस्ट करेंगे। इसमें कह रहा है क्या होती है, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल, एक होता है इंटर, और तीसरा जो है इन्वायरमेंटल। कह रहा है कि इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द, मतलब सेम स्पीसीज के बीच में लड़ाई हो, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन द स्पीसीज हो, ठीक है। और इन्वायरमेंटल मतलब वहां का इन्वायरमेंट कैसा है उसके लिए लड़ाई हो। कोई है कोल्ड में सरवाइव करेगा, कोई है बहुत ज्यादा वार्म कंडीशन होगा तब सरवाइव करेगा, कोई है बरसात में करेगा। तो वहां पे इन्वायरमेंट कैसा है, इसके लिए यहाँ पे होती है। फिर कह रहा है कि जो इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल हो रही है उसमें कंपटीशन होता है, किसके, इंडिविजुअल और सेम स्पीसीज के बीच। यहाँ पे कहा कैसी होगी, सेम स्पीसीज के बीच में क्या होती है, स्ट्रगल होती है, मतलब विद इन द स्पीसीज होगा। यहाँ किसके होती है, विद इन द स्पीसीज होगी, ठीक है। ये देखिए, ये सारे के सारे स्पीसीज क्या दिख रहे हैं आपको, एक जैसे दिख रहे हैं, इनके बीच में हो रही है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक, ठीक है। दूसरा आया हमारा, यहां पे देखो किसके लिए हो रहा है लड़ाई, खाने के लिए और शेल्टर के लिए। जब इससे मौका मिलेगा, जब खाना मिल जाएगा, पेट भर जाएगा और क्या हो जाएगा, रहने की जगह मिल जाएगी, तब फिर तीसरा चीज सोचा जाएगा। पहले क्या जरूरी है, खाना, रहना, उसके बाद में तीसरी चीज के बारे में सोचेंगे, तब फिर जाकर के इस चीज के बारे में हम सोचेंगे, मैटिंग के बारे में। मीटिंग नहीं, तब जब पेट भरा रहेगा, घर रहेगा तब। कह रहा है इसके लिए क्या होगा, एक दूसरे में लड़ाई इसी के लिए होती है। जो रुकेगा, जिसके पास ये सारी चीजें होंगी, आगे चल करके वो क्या करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा। फिर आया हमारा क्या, इंटर स्पेसिफिक। यही कह रहा है किसके बीच में हो,
बिटवीन मतलब स्पीसीज क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट स्पीसीज के बीच हो। कह रहा है कि कंपटीशन कहाँ हो रही है, बिटवीन द ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट स्पीसीज। कह रहा है बिटवीन हो और क्या हो, डिफरेंट स्पीसीज के बीच में क्या हो, कंपटीशन हो। किसके लिए, जिंदा रहने के लिए। ये देखिए ये सारी चीजें हैं, इसी को क्या कहा जाता है, इंटर। देखिए इसमें मिक्स मिल रही है आपको, यहां पे भी लड़ाई उसी चीज की हो रही है। फिर तीसरा हमारा आया इन्वायरमेंट के लिए। इसमें कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो अगेंस्ट एडवर्स कंडीशन। एडवर्स इन्वायरमेंटल का मतलब क्या हुआ कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन का मतलब टेम्परेचर वहां का कैसा है, ठीक है, और वहां का जो हैबिटेट है वो कैसे में सरवाइव करेंगे। मतलब कोल्ड टेम्परेचर तो नहीं है बहुत ज्यादा, वार्म टेम्परेचर तो नहीं है, अर्थक्वेक वाला इलाका तो नहीं है, ठीक है। तो वहां पे ये चीज है कि वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है। इसीलिए क्या कहा गया है कि अगर आप देखें कंडीशन लाइक, कह रहा है कि वो भी कैसा हो, नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन हो, नेचर ने जो रखा हो। जैसे ड्रॉट मतलब सूखा, स्टॉर्म जो आंधी पांधी बहुत तेज आती है, अर्थक्वेक भूकंप, ये सारी चीजें ये है। ये कह रहा है कि जो नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशन हो। कह रहा है कि वेरिएशन कैसी आती है। वेरिएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंसेस बिटवीन इंडिविजुअल द सेम स्पीसीज। वेरिएशन कब हम कहेंगे, एक इंडिविजुअल है, एक को देख करके तो हम बता नहीं पाएंगे, किसी और से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे तब बताएंगे। तो वही कह रहा है कि डिफरेंसेस आप देखिए बिटवीन किसके, इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज। सेम स्पीसीज के बीच में क्या देखिए, सेम स्पीसीज के बीच में आपको क्या देखना है, डिफरेंसेस देखना। किसमें देखना है, एक इंडिविजुअल में। कह रहा है कि नेचर में ऐसा नहीं हो सकता है कि दो ऑर्गेनिज्म क्या हो, एग्जैक्टली क्या हो, सिमिलर हो, एक जैसे नहीं हो सकते हैं। तो मतलब सेम सेम दिखे, नहीं तो ट्विंस हो जाएंगे। कह रहा है कि वेरिएशन कैसे शो करता है। कह रहा है कि वेरिएशन जो होता है एक फेवरेबल कंडीशन को ले जाता है, एक अनफेवरेबल कंडीशन को। जो फेवरेबल कंडीशन में जाता है वही क्या करेगा, उसको वेरिएशन कॉल करेगा। जो अनफेवरेबल में जाएगा वो आगे चल करके क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। कह रहा है कि यूजफुल जो वेरिएशन है हमारा वही क्या होता है, पास करता है ऑफ स्प्रिंग में। यहाँ पे कह रहा है कि जो यूजफुल है, जैसे एक ह्यूमन बीइंग है, हम ही है, हमारे अंदर भी क्या है, दो तरीके के गुण पाए जाएंगे। एक तो बैड हैबिट वाली होगी और एक हमारी खराब वाली होगी, और एक अच्छी वाली, दो चीजें होंगी। अच्छी वाली जो चीजें होंगी वही लोग याद रखते हैं कि हाँ ये अच्छा था। वही इसमें भी कह रहा है कि वही चीज आपको क्या करेगी, फिट रखेगी, सर्वाइव। और जो खराब वाली रहेगी वो क्या होगी, आपको फिट नहीं होने देगी, किसमें, इन्वायरमेंट में। और जो यूजफुल है वही आपके ऑफ स्प्रिंग में जाएगी। जैसे आप की मृत्यु होगी वो हार्म चीजें खत्म हो जाएगी, जो अच्छी चीजें हैं वही आगे तक जाती है। ये सब साइंटिस्टों ने बताया है। कह रहा है कि यूजफुल वेरिएशन ऑर्गेनिज्म ओवरकम स्ट्रगल, यही क्या करता है, उसके वेरिएशन को ओवरकम कर देता है। कह रहा है कि नेचुरल सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म अगर देखा जाए तो इन्होंने क्या कहा कि जो इंडिविजुअल है यही प्रोसेस करते हैं, इनके पास हार्मफुल वेरिएशन होते हैं और यही रिप्रोडक्टिव लेस सक्सेसफुल होती है। कह रहा है कि यही क्या होंगे, लेस होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं यहाँ पे सरवाइव होने के लिए। इसका मतलब ये लेस फिट होते हैं, ये क्या होंगे, लेस फिट होंगे। और जो यूजफुल वाले हैं वो क्या होंगे, मोर फिट होंगे। उसी को फिटेस्ट कहा जाता है।
कह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है अगर इनके अंदर हम देखें तो क्या होते हैं, बेनिफिशियल वेरिएशन होते हैं, यही इंक्रीज करते हैं एबिलिटी को, रिप्रोडक्शन को, और यही लीव करते हैं फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग को। वही कंडीशन उनको क्या करती है, ऑफ स्प्रिंग में लेकर के जाती है। कह रही यही क्या करता है, उनको फिटेस्ट करता है ऑर्गेनिज्म को, और यही फिटेस्ट जब हो जाएगा तो आगे चल करके क्या होंगे, यही सर्वाइव होंगे। इसीलिए एक साइंटिस्ट और आए थे, उन्होंने दिया था क्या, सर्वाइवल फिटेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सर्वाइवल फिटेस्ट किसने दिया था, नाम नहीं पढ़े थे अभी, कह रहे थे ये कौन है, हाँ उन्होंने ही दिया था। नहीं वो क्या नाम था उनका, स्पेंसर। स्पेंसर ने ही दिया था क्या, सर्वाइवल फिटेस्ट। इन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिज्म है यही फेवरेबल करता है म्यूटेशन को, यही सक्सीड करता है स्ट्रगल फॉर, यही क्या है पूरा डार्विनिज्म का क्या था, नेचुरल सिलेक्शन। ये आ गया। हर्बर्ट स्पेंसर ने इस फिनोमिना को क्या कहा था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। नेचुरल सिलेक्शन जो था वो डार्विन ने दिया था, लेकिन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो दिया था वो किसने दिया था, स्पेंसर ने। स्पेंसर वो वाला नहीं, स्पेंसर जो कह रहा है कि वर्जिन ऑफ स्पीसीज कैसे कैसे हुई है। कह रहा है कि अगर स्ट्रगल देखा जाए, उनका एग्जिस्टेंस देखा जाए, वेरिएशन देखा जाए, यही क्या होता है, इनहेरिटेड होता है किसके, ऑर्गेनिज्म में, और यही बिकम मोर एडाप्टेड हो जाता है इन्वायरमेंट के लिए। इन्वायरमेंटल कंडीशन में यही क्या होगा, जब सारे बैरियर आप पास कर जाओगे फिर ये क्या होगा, न्यू स्पीसीज वर्जिनेट होंगे। लेकिन कैसा होगा, ग्रेजुअल होता है, एक्युमुलेस होता है, फेवरेबल वेरिएशन होता है, नंबर ऑफ जनरेशन होता है। जब पूछा गया इनसे तो इन्होंने क्या बताया है कि जो है नेचुरल सिलेक्शन या इवोल्यूशन कैसा हो रहा है, स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, धीरे धीरे होती है, और डायरेक्शनल है, स्लो है, ग्रेजुअल है और डायरेक्शनल है। अगर आप देखें किसी भी जनरेशन में, कह रहा है कि आप एवरी जनरेशन में देखेंगे तो स्लाइड बेटरमेंट ऑफ द ऑलरेडी डेवलप कैरेक्टर मिलेंगे। कह रहा है कि आप किसी भी उसमें देखेंगे तो उनके पास क्या होगा, बिल्ड कैरेक्टर पहले से होगा, वही कैरेक्टर आगे चल करके क्या करेगा, वेरिएशन करवा देता है। कह रहा है कि इस तरह के अगर एक्युमुलेशन आप देखेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड तक तो यही क्या होगा, मेनी चेंजेज हो जाएंगे ऑर्गेनिज्म में, और यही क्या करेगा, आगे चल करके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करवा देगा जब बहुत ज्यादा चेंजेज हो जाएंगे तब। कह रहा कि जो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड ऑर्गेनिज्म है यही कंसीडर किए जाते हैं न्यू स्पीसीज के लिए। कह रहा कि डार्विन जब अपना कंसीडर देखे तो इन्होंने फॉर्मेशन किया कि न्यू स्पीसीज क्यों बना, जो एक्युमुलेशन हुआ था और यही फ्लक्चुएटिंग वेरिएशन हुआ था, इसी से क्या हुआ था, न्यू स्पीसीज का वर्जिन हुआ था। तो ये नहीं है कि कहीं और से आए थे। अब आ गया लैमार्क एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज इन एमसीक्यू। आ गया बेटा, सत्यम बताइए बेटा। हाँ, इनके बुक का क्या नाम था, लैमार्क साइटेड द एग्जांपल ऑफ जिराफ टू एक्सप्लेन, किसके लिए इन्होंने यूज किया था, हर्षित। द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय, ये तो पढ़ाया ही नहीं लेकिन फिर भी देख लो। क्या पूरा पढ़ के बताओ। हाँ, कॉइन्ड बाय, द टर्म म्यूटेशन वाज कॉइन्ड बाय। म्यूटेशन किसने दिया था,
क्या नाम है? ये है ह्यूगो डी ब्रीज। द थ्योरी प्रपोज्ड बाय बीजमैन। बीजमैन ने कौन सी थ्योरी प्रपोज की थी? द जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बीजमैन। ठीक है, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डार्विनिज्म के कितने ऑब्जेक्शन हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।